नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के एमसीक्यू। ठीक है ना, 6 to 12 जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू मैं करवा रही थी और सब्जेक्ट के, आज से हम शुरू करेंगे साइंस के एमसीक्यू। और जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगे एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू की। ठीक है, चलिए। और मैंने स्टार्ट किए बायोलॉजी की, तो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन वगैरह और सजीवों का वर्गीकरण। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है थियोफ्रेस्टस, इसके आगे लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान के जनक। दूसरा लिखा हुआ है कैरोलस लीनियस, इसके आगे लिखा है वर्गीकी विज्ञान के जनक। और तीसरा है इवानोवस्की, इसके आगे लिखा है विषाणु यानी कि वायरस विज्ञान के जनक। और डी है लुई पाश्चर, इसके आगे लिखा है जीवाणु विज्ञान के जनक। इसमें आपको गलत बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें जो लुई पाश्चर है वो जीवाणु विज्ञान का नहीं है जनक। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं कि क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर नहीं बल्कि ल्यूएनहॉक हैं। ठीक है ना, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। लुई पाश्चर ने 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की थी। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया कि किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। और कब? 1857 में। तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी एवं रोग विज्ञान, जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं, के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। किन्होंने? लुई पाश्चर ने। इन्होंने अजैविक तत्वों से सजीवों की उत्पत्ति के बाद वाद का खंडन कर जीवोत्पत्तिवाद यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी को सिद्ध किया। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की, और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान के जनक। किनको बोलते हैं? ल्यूएनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि सही वर्गीकी पदानुक्रम कौन सा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें दे रखा है, पहला दे रखा वंश, प्रभाग और गण, कुल, जाति, जगत और वर्ग। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा और फिर कौन सा, यानी कि सही वर्गीकरी उसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, देखो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि जगत है ना, एक जगत हो जाएगा। फिर दूसरा प्रभाग। ठीक है ना, प्रभाग होता है, फिर होता है वर्ग होता है, और फिर होता है आपका गण। बी है इसका आंसर, यानी कि गण। और फिर आता है आपका कुल, और फिर आता है आपका वंश, और लास्ट में आता है आपका जाति। ठीक है, पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि टेक्सोनों का सही वर्गीकरण, इसमें मैंने जो बताया बी है। वर्गीकरण में जीवों में समानता एवं असमानताओं के आधार पर निर्मित विभिन्न समूहों को वर्गीकी संवर्ग यानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक यानी कि वर्गीकी संवर्ग, जो वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, इसे ही वर्गक या टेक्सोन भी कहते हैं। इस वर्गीकी संवर्ग या टेक्सोनों को उनके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना ही ये वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जगत दे रखा है, वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे बड़ी इकाई। प्रभाग यानी कि डिवीज़न, जिसमें अनेक वर्गों का समूह होता है। फिर वर्ग अनेक गणों का समूह होता है। फिर गण अनेक कुलों का समूह होता है। फिर कुल होता है अनेक वंशों का समूह। फिर वंश होता है अनेक जातियों का समूह। फिर जाति होती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, आधारभूत इकाई। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। फिर वंश में आते हैं, फिर कुल में, फिर गण में, फिर वर्ग में, फिर प्रभाग, और सबसे बड़ा क्या हो जाता है? जगत हो जाता है। ठीक है, सबको पता होगा। चलिए अब है इसमें आपको मिलाना है। ठीक है ना, इसमें वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं और उनकी पुस्तक या फिर उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, चलिए। तो चार्ल्स डार्विन दे रखा है, कैरोलस लीनियस दे रखा है, कॉलवोस दे रखा है, और आर.एच. विटेकर दे रखा है। ठीक है ना, तो विटेकर का नाम तो खैर सुना होगा आपने, आर.एच. विटेकर का। इन्होंने बैक्टीरिया जगत में कुछ मतलब वो दिया था। चलो पढ़ लेते हैं। तो इसमें चार्ल्स डार्विन, अगर किसी को ये नहीं पता कि और भी कुछ भी ना पता, डार्विन की पता होगी कि ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज दी थी इन्होंने, है ना, डार्विन ने दी थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सबको पता होगा। तो ए का 3 इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। फिर देख लेते हैं। और फिर आर.एच. विटेकर, है ना, आर.एच. विटेकर का ये है 5 जगत प्रणाली दी थी इन्होंने, है ना। तो डी का 2 यानी कि सी में ही लग रहा है। तो और फिर देख लेते हैं आंसर इसका सी है, और इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को समझाने हेतु प्राकृतिक चयनवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज भी इन्होंने किया था 1859 में, अपनी पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था इन्होंने। फिर आ जाता है कैरोलस लीनियम,
इन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर का उदाहरण सहित प्रतिपादन अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था, ठीक है ना, सिस्टेमा नेचुरी में किया था। फिर आ जाएगा कॉल वोस, जिन्होंने मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीवों को अर्किया या एवं यूबैक्टीरिया नामक दो डोमेनों एवं शेष यूकैरियोटिक जीवों की यूकैरिया नामक डोमेन में विभाजित कर 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किया, ठीक है ना, कॉलवोस ने, याद रखना। और विटेकर ने सभी जीवों को, यानी कि सजीवों को 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया में विभक्त किया। याद रखना 5 जगतों में सजीवों को जिन्होंने विवरण की विभक्त किया है, किसने किया है? R.H. विटेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.H. विटेकर द्वारा प्रयुक्त जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार में से कौन कौन से हैं? आपको बताना है कौन कौन से हैं इसमें। पहला है कोशिका का यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होना, और दूसरा है जीवों में श्रम विभाजन का स्तर होना, और तीसरा है जीवों का स्वपोषी या विषमपोषी होना, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे इन्होंने दिए थे विटेकर ने। मैं आपको बता दूं जो यूकैरियोटिक होता है ना उसमें ट्रू वो केंद्रक पाया जाता है, सच्चा केंद्रक, ठीक है ना, और प्रोकैरियोटिक में अविकसित केंद्रक होता है, ठीक है, शुरुआत होती रहती है केंद्रक की, ठीक है ना। तो एक तरह से नहीं भी बोल सकते हैं कि ना होना, और यूकैरियोटिक में ट्रू होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी, ये सेल बायोलॉजी का पार्ट है। चलिए इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। R.H. विटेकर ने कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक शारीरिक संरचना एवं संगठन, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तथा बहुकोशिकीय में उत्तक स्तर, अंग स्तर और अंग स्तर का श्रम विभाजन, पोषण का विधि, स्वपोषी या विषमपोषी, प्रजनन की विधि यानी कि अलैंगिक या लैंगिक जनक, जाति वृत्ति या संबंधी आदि के आधार पर जीवों को मोनेरा और 5 वगैरह में अभी मैंने आपको बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया। किसने किया? विटेकर ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मोनेरा जगत में। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? मतलब वो ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय हैं, तभी भी अमीबा को जो है प्रोटिस्टा में रखा जा रहा है और राइजोबियम को मोनेरा में। क्यों, ऐसा क्यों है? तो पढ़ लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पर, और केंद्रक की संरचना के आधार पर, या जनन की विधि के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक की संरचना के आधार पर, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा में, है ना, और जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। अमीबा एवं राइजोबियम दोनों एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसमें सिंगल सेल है, ठीक है, एक कोशिका है। अमीबा एक यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया जिसमें सच्चा केंद्रक यानी कि केंद्रक पाया जाता है, जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अंतः प्रद्रव्य जलिका जैसे विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और राइजोबियम एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है, ठीक है। राइजोबियम क्या है? एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु, जिसमें अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक जीव। इसीलिए इसको किसके आधार पर बांटा जा रहा है? एक तरह से केंद्रक की वजह से। केंद्रक मैंने आपको बताया ना, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। एक तरह से शुरुआत अविकसित केंद्रक बोला जाता है यहाँ पे विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक की जगह केवल DNA पाया जाता है। इसमें विकसित कोशिकांगों का भी अभाव होता है, इसी कारण ये दोनों अलग अलग जगत के सदस्य हैं, राइजोबियम और अमीबा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, अच्छा हाँ ये रहा। मोनेरा जगत के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से, मतलब इसमें आपको बताना सही है, ठीक है, कौन कौन से सत्य हैं बताना है आपको। पहला है इसमें एक कोशिकीय आदिम एवं सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित है। अभी मैंने आपको बताया एक कोशिकीय होता है मोनेरा राइजोबियम दोनों के दोनों, है ना, तो ये तो ऑब्वियसली भी बताया, तो ये तो सही होगा। दूसरा है इसमें सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि पाए जाते हैं। तीसरा है इसमें प्रायः सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जब मैंने अभी आपको बताया जो मोनेरा होता है वो क्या होता है, मोनेरा मैंने आपको बताया ना क्या होता है, मोनेरा क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक होता है। मैंने बताया ना आपको मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में। तो उसमें ये तो बिल्कुल सही है कि केंद्रक झिल्ली वगैरह अनुपस्थित होती है ना, तो इसमें 1 और 3 जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। दूसरा गलत है,
तो इसमें सी हो जाएगा आंसर। एक बार हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। मोनिरा जगत के संदर्भ में ये पहला और तीसरा, क्योंकि मोनिरा जगत में एक कोशिकीय यानी कि आदिमर्ता प्रोकैरियोटिक एवं सर्वत्र व्यापी जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीव महासागरों की गहराई, ध्रुवों, गर्म पानी के झरनों, दलदलों, मरुस्थल आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है एवं अल्प विकसित केंद्रक, है ना, अल्प विकसित केंद्रक या न्यूक्लियोइड यानी कि केंद्र एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें कोशिका द्रव्य में केवल डीएनए उपस्थित होता है। मोनिरा जगत के सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु माइकोप्लाज्मा इसके अपवाद हैं। और दूसरा, क्यों वो असत्य बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो विषाणु होता है ना, विषाणु सजीव पोषी कोशिका के बाहर निर्जीव होने के कारण सजीव नहीं माने जाते हैं। विषाणु को कभी भी सजीव नहीं माना जाता है। इन्हें 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इनमें जीव द्रव्य एवं जैविक उपापचयों प्रक्रम यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का अभाव होता है इसमें, ठीक है ना। किसमें? विषाणु में। जो विषाणु होता है ना, उसको हम सजीव नहीं मानते हैं, ठीक है ना। एक तरह से एकैरियोटिक होता है। एकैरियोटिक मतलब इसमें एकैरियोटिक शुरुआत होती है ना, जो सेल कोशिका के हम जब बांटते हैं, एक मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। तो एकैरियोटिक को आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं विषाणु, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्न में से क्या समानता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजन बैक्टीरिया में पहला है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, दूसरा है अवायवीय श्वसन की उपस्थिति, पोषण की विधि या कशाभिका की उपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन की उपस्थिति। इन दोनों में यही समानता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में यह समानता है कि दोनों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। याद रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन जीवाणु दोनों में ही कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा था उपस्थिति यानी कि अनुपस्थिति होती हैं कशाभिकाएं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो किनारे होती है, ठीक है ना, ये सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये नहीं पाई जाती किसमें? माइकोप्लाज्मा में। जबकि मिथेनोजन जीवाणु में यह उपस्थित होती है, जबकि जो मिथेनोजन है ना, उसमें ये उपस्थित होती है और माइकोप्लाज्मा में ये नहीं पाई जाती। क्या? सेल वॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कथन ए और आर दे रखे हैं, आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कौन सही कौन गलत या दोनों सही, है ना। चलिए पहला है मिथेनोजन जीवाणुओं का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। दूसरा है यह आर्की बैक्टीरिया वायवीय परिस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है ए तो सही है, आर में थोड़ा वो है, तो देख लेते हैं। ए आई थिंक हाँ ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसका आंसर। क्योंकि जो मिथेनोजन है ना, इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि मिथेनोजन जीवाणु का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से गोबर गैस या बायोगैस के उत्पादन में किया जाता है और ये जीवाणु आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के आमाशय में उपस्थित ये जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस संयंत्र में गोबर के अवायवीय अपघटन से प्राप्त बायोगैस का उपयोग प्राय भोजन को पकाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीवाणु के महत्व के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए पहला है कि यह अपघटक होने के कारण पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपना योगदान देते हैं एवं पर्यावरण में पोषक तत्वों के चक्रण को भी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। दूसरा है यह भोजन के सड़ने से लेकर जंतुओं, पादपों एवं मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, कभी कभी भूमि को बंजर भी बनाते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। पढ़ लेते हैं। जीवाणु के महत्व के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। ये बोल रहा है जो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक जिनको बोला जाता है, जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा पर्यावरण के शुद्धिकरण एवं पोषक तत्वों के पुनः चक्रण में सहायक होते हैं। जीवाणुओं की अपघटन प्रक्रिया के कारण ही मृत जंतु, पादपों की झड़ी हुई पत्तियां, फलों के छिलके आदि कार्बनिक अपशिष्ट कुछ ही समय में वातावरण से गायब हो जाते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल यौगिकों में टूटते हैं, जिससे पोषक तत्व पुनः अपने स्रोतों में मिल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप मृत जंतु के शरीर के अपघटन से उसमें उपस्थित कार्बन, नाइट्रोजन, जल आदि पर्यावरण में पुनः पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है।
अच्छा, आगे भी दे रखा है कि जीवाणु भोजन को सड़ाने से लेकर कभी कभी भूमि को बंजर भी करते हैं। जैसे विनाइट्रिकारी जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करते हैं। ये रोगजनक भी होते हैं एवं पादपों जैसे सिट्रस के कर रोग, जंतुओं में एंथ्रेक्स रोग, मानव में टाइफाइड रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है, इसमें जीवाणु के बारे में दे रखा है और आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है यह स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब आपने सुनी भी होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई, है ना, ट्रेटासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि हेतु मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यह भी ऊपर पढ़ा हमने। दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर सिरका का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। वो कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और ट्रेटासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन प्रति जो एंटीबायोटिक होते हैं उसका निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये करते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक होते हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जीवाणु के संदर्भ में 1 कथन असत्य है क्योंकि जीवाणु द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें दूसरा तो बिल्कुल मैंने पहले भी बता दिया था ऊपर आपको। तीसरा भी सही है, जो नॉस्टॉक एनाबिना और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में स्थिरीकृत कर फसली पादपों हेतु मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु जो दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर लैक्टिक अम्ल जैसे कार्बनिक अम्लों का भी उत्पादन करते हैं। इस प्रकार एसिटोबैक्टर जीवाणु सिरका या एसिटिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। इससे आपको देखो कितनी सारी चीज़ मिल गए। लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, एक लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु है जो दही का निर्माण कर रहा है ना, और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड वगैरह। और यहाँ पे क्या, कौन सा एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, सिरका को कौन कर रहा है, एसिटोबैक्टर जीवाणु कर रहा है इसका निर्माण, है ना। तो ये सब कितने सारे फैक्ट आपको मिल गए, या बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आ रही है प्रोटिस्टा जगत की। ठीक है ना, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इनमें एक कोशिकीय कवक सम, पादप सम एवं प्राणी सम जीव आते हैं जो केंद्रक युक्त होते हैं। समुद्र में दिखाई देने वाली लाल जल तरंग का कारण डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। सीलिया युक्त डाइटम, युग्लिना, पैरामीशियम आदि इस जगत के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही है। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन प्रोटिस्टा जगत के बारे में। देखो, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक सच्चा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। और कवक सम, पादप सम एवं प्राणी सम प्रोटोजोआ जीव आते हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कवक सम प्रोटिस्टा मृत सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, पादप सम प्रोटिस्टा स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, और पता ही है ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो स्वपोषी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, है ना, खाने के लिए। समुद्रों में दिखाई देने वाली जो लाल जल तरंगे होती हैं, ठीक है ना, वो गोनिया लेक्स जैसे लाल रंग के डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में अचानक से विस्फोट होने के कारण उत्पन्न होती है, जो जीव विष के कारण मछलियों हेतु प्राण घातक हो सकती है। सीलिया युक्त डाइटम, युग्लिना एवं पैरामीशियम इस जगत के प्रमुख उदाहरण है। कौन कौन है प्रोटिस्टा के, तो डाइटम हो गया, पैरामीशियम हो गया और युग्लिना इसके उदाहरण है, किसके, प्रोटिस्टा जगत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कोशिकांग दे रखा है, और इसमें दे रखा है कि प्राणी, मतलब कौन उसमें होता है, और इसमें बोल रखा है आपको असंगत यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें पहला है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है अमीबा, फ्लैजिला, युग्लिना, ठीक है, सीलिया, पैरामीशियम और कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक डी इसका गलत है, कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम, ये बिल्कुल गलत है। प्लाज्मोडियम एक प्राणी सम प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोन जीव है जो कोशिका भित्ति रहित होता है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटोजोआ संघ के सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो प्रोटोजोआ संघ होता है ना, उसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, और सभी में होता है, याद रखना सभी में। यह स्प्रोजोआ वर्ग का जीव मलेरिया का कारक होता है। अमीबा में गमन एवं शिकार को पकड़ने हेतु स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है ना,
और यूग्लिना में गमन एवं शिकार को पकड़ने हेतु 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनमें एक बड़ा एवं एक छोटा होता है। और पैरामीशियम की सतह पर असंख्य सूक्ष्म सीलिया पाए जाते हैं जो गमन एवं भोजन को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये सेल बायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट डाला हुआ है आपको बताने के लिए कि क्या मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस थोड़े से आए थे और इससे भी आ सकते हैं, आपको मैं बता देती हूँ एक बार समझाने के लिए। देखो सेल बायोलॉजी, ठीक है, कोशिका, तो कोशिका की सबसे पहले तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और क्या होती है कोशिका? तो प्रत्येक जीवधारी की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, ठीक है ना। तो सबसे छोटा होता है कोशिका, फिर होता है उत्तक, टिश्यू जिसको बोलते हैं ना, टिश्यू उत्तक। फिर उससे क्या बनता है? अंग बनता है। कोशिका से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, टिश्यू से अंग यानी कि ऑर्गन बनेगा, और फिर एक जीव निकल कर बाहर आएगा। तो जीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया सेल, है ना, ऊपर मैं बता रही थी आपको प्रोकैरियोटिक, एकैरियोटिक भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखो एकैरियोटिक क्या होता है? एकैरियोटिक सबसे पहली अवस्था होती है सेल की, ठीक है, जिसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता सॉरी। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? वायरस। मैंने आपको जब वायरस की विषाणु, है ना, मैंने आपको बताया कि विषाणु को हम, वायरस को हम किस में रख सकते हैं? एकैरियोटिक में, जिसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद अवस्था आती है प्रोकैरियोटिक। ये शुरुआत होती है। ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया या मोनिरा जगत में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर बोला जाएगा ना कि मोनिरा जगत में, तो किस में? मोनिरा जगत में क्या? प्रोकैरियोटिक आ जाएगा, याद रखना। और मैंने भी आपको ऊपर बताया बैक्टीरिया मोनिरा जगत में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, जिसमें शुरुआत होती है किसकी? किसकी शुरुआत होती है? केंद्रक की शुरुआत होती है, ठीक है ना। अविकसित केंद्रक बोल सकते हो आप। फिर आता है मीसोकैरियोटिक, ठीक है ना। फिर क्या आएगा? मीसोकैरियोटिक। मीसोकैरियोटिक होता है डाइटम्स में, ठीक है, जिसमें कि एक तरह से इससे थोड़ा सा आगे केंद्रक यहाँ पे अविकसित हो गया, इसमें थोड़ा सा और इतना इतना मिल जाएगा ना। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि डाइटम्स किस में आता है, तो ये मीसोकैरियोटिक में आएगा, ठीक है। और लास्ट आता है यूकैरियोटिक, जिसमें सच्चा केंद्रक यानी कि ट्रू, बिल्कुल विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? जीव जंतु और वनस्पति में ये पाया जाता है, यूकैरियोटिक, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें प्रारंभिक व अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? सुविकसित, मैंने अभी आपको बताया सुविकसित, सब कुछ विकसित केंद्रक पाया जाता है ना। और इधर देखिए फिर है केंद्रक कला का इसमें अभाव होने के कारण केंद्रकीय पदार्थ संपूर्ण कोशिका में बिखरा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक कला का क्या रहता है? अभाव रहता है, ठीक है, जबकि इसमें केंद्रक कला बिल्कुल उपस्थित होती है, ठीक है ना। किसमें? यूकैरियोटिक में। ये आपको याद करना है क्योंकि कभी कभी पूछता है ये। फिर इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना, जबकि यूकैरियोटिक में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें देखो क्या क्या होते हैं? झिल्ली युक्त जो कोशिकांग, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय आदि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये सारे के सारे अंगक उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, पूछ लेता है स्टेटमेंट की, प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन, है ना, तो याद रखना ये फिजन की यानी कि विखंडन मुकुलन के द्वारा होता है। ये तो विखंडन के, तो फिजन के द्वारा होगा या बडिंग के द्वारा, मुकुलन के, तो किसका? प्रोकैरियोटिक की जो विभाजन होता है वो इनके द्वारा होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो किस में आता है? जीव जंतु वगैरह में, हम में, है ना, ये सब, तो इनका विभाजन कैसे होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है, ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो याद रखना। उसके बाद कोशिका झिल्ली में कुछ अंतर्वलन पाए जाते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जिन्हें हम मिजोसोम कहते हैं। संभवतः ये श्वसन में सहायक होते हैं, सांस लेने में सहायक होते हैं प्रोकैरियोटिक में ये मिजोसोम। जबकि इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में। चलिए अब यहाँ पे ना आपको ये है आपका प्रोकैरियोटिक का डायग्राम, ठीक है, एक कोशिकीय जीव का डायग्राम देख लीजिए आप प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था फ्लैजिला, ये फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये राइबोसोम होता है, इसमें डीएनए होता है, देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं। और ये सेल वॉल होती है, मैंने आपको बताया सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये मिजोसोम होता है, श्वसन के लिए, जो मैंने आपको बताया श्वसन के लिए होता है मिजोसोम, है ना। और ये आरएनए बने हुए हैं, ये आरएनए है, ठीक है। तो ये किसका हो गया? ये अगर आपको डायग्राम पता होगा ना तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम में, है ना, कोई भी एग्जाम हो, नॉट केवल पीसीएस की बात नहीं है, हाँ कोई भी एग्जाम, ठीक है, एसआई वगैरह कोई भी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा, पादप कोशिका और जंतु, मैंने आपको बताया ना कि दोनों में क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है ना, यूकैरियोटिक यानी कि सच्चा केंद्रक पाया जाता है दोनों में ही, है ना, विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो अब वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो फटाफट करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऊर्जा संग्रह, देखो ऊर्जा संग्रह कैसे होता है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। वृद्धि देख लीजिए, इसमें मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि करने से होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है ना। फिर कोशिका भित्ति में देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। याद रखना, पादप कोशिका नहीं होती है, मतलब इस पे अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति। चलिए, तारक काय इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं। ये पूछ सकता है आपको भाई किस में क्या पाया जाता है। और लवक, लवक पाया, जैसे हरित लवक किस पे, पेड़ पौधों में पाया जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये सब लवक हैं, जबकि जंतु में ये नहीं पाया जाता है। और रसधानी, वैक्यूल जिसको बोलते हैं, केवल एक बड़ी रसधानी पाई जाती है किसमें, पौधों में। और ये इसमें क्या होता है ना, जंतु में छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं, छोटी छोटी, कई छोटी छोटी रसधानी यानी कि वैक्यूल होती है, ठीक है। और इसमें केंद्र क्या होता है, सेंटर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका प्लांट सेल, देख लीजिए प्लांट सेल का वो है, यानी कि पौधों की जो होती है ना, ठीक है ना। ये देख लीजिए सेल वॉल हो गई यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन अंदर, ये सेल वॉल हो गई, ये वैक्यूल हो गया एक, है ना, राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सब है। न्यूक्लियस देख लीजिए, ये रहा न्यूक्लियस, है ना, उसके अंदर देखो ये आरएनए हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, ये जो है ना ये, ठीक है, क्रोमोसोम। तो ये सब हो गया आपका प्लांट सेल का एग्जांपल, ठीक है ना। और राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, याद रखना, राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको सेल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो निम्न में से किस एक कोशिकीय जीव में दो केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें बोल रहे हैं दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं, यूग्लिना प्लाज्मोडियम, है ना, पैरामीशियम या एग्रिकस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, पैरामीशियम, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम में दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा गुरु केंद्रक तथा छोटा सूक्ष्म केंद्रक होता है। गुरु केंद्रक सामान्यतः जैविक कोशिका प्रक्रमों को नियंत्रित करता है, जबकि सूक्ष्म केंद्रक केवल जनन में सहायक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कवक जगत, कवक के बारे में आ गया, मैंने अभी प्रोटेस्टा वगैरह भी हो गया, मुनरा भी हो गया, अब आ जाएगा आपका कवक, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी संबंध बनाते हैं। दूसरा है ये पोषण के आधार पर मृतोपजीवी या परजीवी हो जाते हैं। तीसरा है इन बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको असत्य बताना है और इसमें तीसरा गलत है, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको क्यों गलत है ये। कवकों की संरचना, क्योंकि इन बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल नहीं पाया जाता है। कवक यानी कि फंजाई बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सुकाय एवं विषम पोषी जीव होते हैं। यूकैरियोटिक इसमें सच्चा केंद्रक होते हैं। इन जीवों में कोशिका भित्ति का निर्माण किटीन यानी कि काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड से होता है। किसके द्वारा होता है, काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। और कथन 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल के तथा सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध होता है इन दोनों का, ठीक है ना। क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। इस सहजीवी संबंध में कवकांश यानी कि माइकोबॉइंट या फिर सेवलांश फाइकोबॉइंट को आश्रय एवं जल तथा खनिज तत्व प्रदान करते हैं। बदले में शैवलांश कवकांश को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करके देता है। और कवक पोषण के आधार पर मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, जो क्रमशः मृत कार्बनिक पदार्थों एवं पोषी होस्ट जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक के बारे में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, कवक के बारे में। तो इसमें कायिक जनन खंडन, विखंडन, मुकुलन एवं बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। और कवक मूल पाइनस की जड़ में कवकों के सहजीवन का प्रमाण है। और तीसरा ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा वर्ष 1939 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का स्रोत है। तो इसमें आपको बताना है इसका केवल 1 और 2 सही बताना है, तो 1 और 2 सही हैं। इसमें तीसरा बिल्कुल गलत है, एक बार देख लेते हैं। कवकों के संदर्भ में तो सही, कवकों में अलैंगिक जनन या कायिक जनन खंडन, फिजन, विखंडन, है ना, मुकुलन, मैंने आपको बताया था मुकुलन एवं कोनिडिया जैसे बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है।
और इसमें ऊपर चलते हैं, एक्सप्लेनेशन तीसरा वाला जो है वो कह रहा है कवकमूल पाइनस जैसे उच्च पादप की जड़ों एवं कवकों के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध होते हैं, और जिसमें कवक पाइनस को मृदा में से फास्फोरस जैसे खनिज लवण प्रदान करता है एवं बदले में पाइनस की जड़ में आश्रय प्राप्त करता है। तीसरा सही नहीं है, क्यों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा वर्ष 1929 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का स्रोत का कवक था पेनिसिलियम था। क्या था? पेनिसिलियम। याद होगा पेनिसिलिन इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजा था, किसने? फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कब खोजा था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1929 में। अब बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है पौधों में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं में रस्ट रोग, है ना, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट रोग आदि का कारण क्या है आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है पीसीएस वगैरह। जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी कृमि, तो याद है ना कवक, फंजाई, है ना, कवक के कारण होते हैं ये सारे के सारे रोग। चलिए पढ़ लेते हैं। ये पौधों में अधिकांश रोग, गेहूं में रस्ट रोग जिसको किट भी बोला जाता है, किट रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट रोग, ये सब कवक के कारण होते हैं, है ना। गेहूं में किट रोग किसके कारण? पक्सीनिया के कारण होता है। ठीक है, पक्सीनिया याद रखना, पक्सीनिया। पाउडरी मिल्ड्यू का कारक क्या होता है? फोडोस्फेरा कवक। जबकि ब्लाइट रोग का होता है हेलीमिंथोस्पोरियम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, अल्टरनेरिया कवक। ठीक है, अल्टरनेरिया कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट जैसे सेक्रोमाइसीस सेरेविसी भी कहते हैं। ठीक है, ईस्ट जिसे क्या बोलते हैं? सेक्रोमाइसिस भी बोल जाता है। शराब उद्योग एवं बेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह बता रहे हैं, क्योंकि यह पहला बोल रहा है CO2 मुक्त करता है, दूसरा O2 विहीन वातावरण में भी कार्य करता है, कच्चे माल को सड़ाता है या अपघटित करता है, चौथा O2 विहीन वातावरण में किण्वन करता है। तो ये है O2 विहीन वातावरण में क्या करता है? किण्वन करता है, तभी शराब बनती है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ईस्ट जिसे सेक्रोमाइसिस सेरेविसी भी कहते हैं, ये पूछ सकता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी किसे कहते हैं, है ना। शराब एवं बेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन विहीन अवायवीय परिस्थितियों में किण्वन करता है। इस प्रक्रम द्वारा यह एथिल अल्कोहल एवं CO2 गैस का उत्पादन करता है। ईस्ट CO2 के उत्पादन के कारण आटे को स्पंजी बनाता है। याद ना, आटे को क्या बनाता है? स्पंजी। और बेकरी उद्योग में ब्रेड के निर्माण में भी ये आवश्यक होता है। कितनी सारी चीज़ें आपको पता लगती है नहीं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण दे रखे हैं। मशरूम प्रोटीन एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है, जो एक कवक एगेरिकस है। ठीक है, देखिए ये मशरूम तो आप खाते होंगे, तो ये बोल रहा है ये कवक है और इसका नाम भी दे रखा है एगेरिकस। ठीक है, मशरूम एक विषमपोषी यूकैरियोटिक एवं स्थानबद्ध पादप समजीव है। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसमें कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, क्योंकि ये इसका कारण है तो क्योंकि करना है। ठीक है ना, मैंने को बताया था कथन क्या कारण कि क्योंकि ये एक विषमपोषी यूकैरियोटिक एवं स्थानबद्ध पादप, इसलिए ये प्रोटीन और विटामिन का स्रोत है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मशरूम या एगेरिकस एक खाद्य कवक है जो कि प्रोटीन एवं विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। जो ना नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको बोला जाता है कि आप खूब मशरूम खाइए। ठीक है ना, जिससे आपका जो हेल्थ है ना उसमें सब कुछ सबकी प्राप्ति होती रहे, आपको बैलेंस डाइट की। एगेरिकस कंपोस्टर सर्वाधिक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाला मशरूम है। मशरूम में 21 से 30% प्रोटीन और विटामिन B, C, D और K खनिज तत्वों, कैल्शियम, है ना, और सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि प्रचुरता मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम एक विषमपोषी यूकैरियोटिक स्थानबद्ध एवं छात्राकार कवक होता है। इनकी कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना क्वेश्चन। ठीक है, पहला चैप्टर आज आप इतना करिए। नेक्स्ट मैं पहला चैप्टर की और क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको समझाऊंगी। और आप जितना साइंस की वीडियो को देखोगे उतना आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाई जाएगी। ठीक है ना, और इसको बार बार देखिए, जिससे आपको जो आपका BPSC या UPPC से जो भी आपका एग्ज़ाम है, SI वगैरह जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।